हेलो एवरीवन। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम किसी भी मैटर को या फिर किसी भी एलिमेंट को अपन अगर ब्रेक डाउन करते जाएं और सबसे स्मॉलेस्ट फाइन जो निकल के आएगा वो क्या फॉर्म है, एटम है। तो एटम है क्या? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का वो पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब एटम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है और एक होता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। यानी कि इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, दे हैव नो चार्जेस। और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट जो कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। जो ऑर्बिट कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एटम के बारे में बताया किस लिए था? तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है। अब एटम के अंदर अगर अपन देखें, अभी मैंने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरीके के चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए होलसम जो एटम को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल कैसे है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? न्यूट्रल। अगर इस सबको देखें तो आंसर भी क्या होगा? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर। यानी कि इसका काउंट और इसका काउंट दोनों का इक्वल होता है। तो जब ये दोनों इक्वल काउंट में हैं और अपोजिट चार्ज के हैं तो ऑल ओवर जो एटम है वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब एटॉमिक नंबर की बात करें, एटम्स को अपन उनके नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का काउंट। यानी कि कोई भी एक एटम है और उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है अपन उसी को कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है उसी को क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन को अपन एटॉमिक नंबर 1 कहते हैं, तो यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 1 है। और प्रोटॉन का काउंट सिमिलर होता है किसके? इलेक्ट्रॉन के काउंट के। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। तो अपन एटॉमिक नंबर देख के ही अपन आगे अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर देख के ही अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे उसकी क्लासेस में। कार्बन को 6 नंबर देते हैं, यानी कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन को अपन 8th नंबर पर रखते हैं, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन काउंट कितना है उसके अंदर? 8। अब ये पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी जिसके अंदर अप्रोक्स या 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में डिवाइड किया है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हीलियम है, देन थर्ड नंबर ये गलत है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे लिथियम है, फिर बेरिलियम है, देन बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। ये नंबर वाइज इस तरीके से अरेंज्ड है। अभी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं टोटल इसके अंदर। अब वो किस तरीके से कैसे कैसे डिवाइडेड है वो अभी अपन आगे जाके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहां देखेंगे इसको दोबारा से। अब एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास जब अपन एटम के मॉडल्स पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर एटॉमिक मास के को जब डिस्क्राइब किया जाता है तो ये बताया जाता है कि उसका एटम का जो भी मास है वो उसके सेंटर में है। किस में है? न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि अगर किसी भी एटम का अपन को एटॉमिक मास निकालना है तो अपन उसके अंदर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, उसका सम कर देंगे तो उससे उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। जैसे कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कितने हैं? 6 हैं। तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 12। AMU इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास पर यूनिट, या U भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है। अगर इसका मास देखें तो कितना निकल के आएगा? 8 + 8 16 निकल के आएगा। अब अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बोला था जैसे सोलर सिस्टम में भी क्या होता है, सेंटर में सन है और आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स। ऐसे ही क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग क्लासेस में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका अरेंजमेंट कैसे है, कौन सी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज अपन
एक्सप्लेन करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपन ने सोलर सिस्टम में भी क्या देख रखा है कि सोलर सिस्टम में भी सभी अपने अपने ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे लाइन से प्रेजेंट है अपने अपने ऑर्बिट में। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, अपन ने क्लासेस या सब सेल डिवाइड कर रखे हैं जिनको नाम अपन ने दे रखा है सेल को के, एल, एम, एन। यानी कि के जो नंबर है वो फर्स्ट क्लास का है, और एल जो नंबर है वो सेकंड का है, एम जो है वो थर्ड का है, और एन जो है फोर्थ का है। अब किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2n²। यहां पर n नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, या क्लास का जो नंबर है उसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि n की जगह पर अगर अपन क्लास का नंबर रख देंगे, जैसे फर्स्ट क्लास के लिए n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आते हैं, 2 निकल के आते हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर या शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड क्लास का नंबर, सेकंड क्लास यानी कि एल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और उसका 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर कितना आएगा, 8। यानी कि सेकंड क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। थर्ड क्लास का n नंबर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। फोर्थ क्लास के लिए कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, 32। तो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी क्लास में या किस क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इनका अरेंजमेंट और देखना है कि ये अरेंज कैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्लासेस में 2 बेसिस पे पढ़ते हैं, एक है ऑक्टेट रूल और दूसरा है सबसेल या ऑर्बिटल मेथड। ऑक्टेट रूल जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ऑक्टेट रूल केवल और केवल 18th नंबर के यानी कि ऑर्गन तक, आर्गन जो एलिमेंट है बस वहीं तक काम करता है, उससे आगे काम नहीं करता ये मेथड। तो जो 118 एलिमेंट है उन सब पे काम कौन करता है, उन पे काम करता है ऑर्बिटल मेथड या सबसेल मेथड। तो पहले अपन देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है। तो ऑक्टेट रूल सिंपली ये कहता है कि भाई जो कोई भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है वो अपने लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। यानी कि उसकी लास्ट क्लास जो होगी उसमें फिलिंग जो होनी चाहिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होनी चाहिए। तो ऑक्टेट रूल सिंपली क्या कहता है, ऑक्टेट रूल स्टेट्स that atom combined by gaining or losing or sharing of electrons so that each atom has high electron in its outermost cell। यानी कि उसके जो हाई, जो सबसे लास्ट वाली क्लास जो है यानी सेल जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर अपन अरेंजमेंट की बात करें तो ऑक्टेट रूल में अरेंजमेंट जो करते हैं वो 2 8 8 के फॉर्मेट में करते हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास यानी कि के, एल और एम, यानी कि फर्स्ट क्लास में अपन जो रखेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, सेकंड में जो रखेंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में भी जो रखेंगे वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे आगे ये वर्क नहीं करता, 18th नंबर के बाद ये वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो ड्रॉबैक्स अभी अपन आगे देखेंगे। तो अपन देखें जैसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे लाइक अपन देखें सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट क्लास में कितने आएंगे, 2 2। जैसे ही कोई क्लास फिल होगी उससे अपन जस्ट नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे। तो 11 में से 2 गए तो 9 बचे। सेकंड क्लास में अपन को फिलिंग कितनी करनी होती है, 8 की। अब 9 थे, 8 सेकंड क्लास में खत्म हो गए, तो थर्ड क्लास तक लास्ट क्लास में कितने बचे, 1। तो इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। चाहे अपन 15 नंबर पे देखें, अपने पास 15 नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर 15 है, यानी प्रोटॉन कितने 15 है, और प्रोटॉन के सिमिलरी काउंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का काउंट होता है। तो अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 15। तो फर्स्ट क्लास में कितने रखे अपन ने, 2 रखे। देन अपने पास कितने बचे, 13 बचे। 13 में से 8 सेकंड क्लास में रख दिए, और थर्ड लास्ट क्लास के लिए कितने बचे, 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल गया, 2 8 5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन 18 तक इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब वैलेंसी क्या होता है, यहां पर एक टर्म लिखी हुई है वैलेंसी। अब कोई भी एटम अनदर एटम से रिएक्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या फिर किसी को डोनेट कर देगा, या फिर लूज करेगा, यानी गेन करेगा या लूज करेगा या शेयर करेगा। 3 तरीके से कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम एक दूसरे से रिएक्शन करता है, लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग, ये 3 ही मेथड है। अब इसमें कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर कौन कितने शेयर कर सकता है, इसी पावर को कहते हैं वैलेंसी। यानी कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर या फिर लूज करता है, इसी को अपन वैलेंसी कहते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में अपन को क्या देखना है कि जो भी लास्ट क्लास है, अगर लास्ट क्लास में अगर हाफ से कम है यानी कि लेस है, अगर कम है तो वो क्या करेगा, उसकी लास्ट क्लास में जितने भी होंगे उन सबको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अगर हाफ से कम है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। और अगर लास्ट क्लास में हाफ से
ज्यादा है तो वो क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि वो अनदर एटम से या एलिमेंट से उधार ले लेगा। अब कभी भी डोनेट करने के लिए सिंबल आता है वो पॉजिटिव आता है, और गेन करने के लिए सिंबल आता है वो नेगेटिव आता है। अच्छा, गेन कितने करेगा, जितने लास्ट क्लास को फिल करने के लिए जरूरी है। लाइक किसी की लास्ट क्लास में 7 है, इलेक्ट्रॉन 7 है, अब इसको जरूरत कितने की है इसे पूरा करने के लिए, ऑब्वियसली होने कितने चाहिए थे इसमें, 8 होने चाहिए थे। अब 8 का हाफ कितना होता है, 4। अब 4 से कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि उधार लेगा। अब उधार कितने लेगा, उधार उतने लेगा जितना इसे 8 करने के लिए चाहिए। तो कितने चाहिए, 7 को 8 करने के लिए अपन को 1 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या निकल गई, -1। अब लाइक किसी की लास्ट क्लास में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, इसमें होने कितने चाहिए थे, 8 का हाफ 4 से भी कम है, यानी कि हाफ से भी कम है, तो क्या करेगा, डोनेट कितने करेगा, जितनी भी इसके लास्ट क्लास में प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल के आएगी, +3 निकल के आएगी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ कि आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 4 है या फिर 4 से कम है, तो वो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें डोनेट कर देगा। या फिर लास्ट वाली क्लास में क्या है, 4 से ज्यादा है, तो आप 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, यानी कि 8 करने के लिए जितनी भी चाहिए थे वो उसकी वैलेंसी होगी नेगेटिव में। जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर लास्ट क्लास कौन सी, थर्ड। अब थर्ड क्लास में कितने होने चाहिए थे, 2, 8, 8 होने चाहिए थे। 8 का हाफ कितना, 4। क्या ये 4 से कम है, कम है तो क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट कितने करेगा, जितने भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट है। लास्ट क्लास में कितने, 1, तो इसकी वैलेंसी क्या निकल गई, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +1। अब जैसे अपन सल्फर का देखें, सल्फर के लास्ट क्लास में कितने हैं, 6, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। 8 का हाफ 4, क्या 4 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करेगा, गेन करेगा, किसी और से उधार ले लेगा। कितने लेगा, जितने की रिक्वायरमेंट है इसको 8 करने के लिए। कितने की रिक्वायरमेंट है, 6 है, 8 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जब भी गेन करते हैं तो सिंबल क्या आएगा, माइनस। तो इसको कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इस हिसाब से इसकी वैलेंसी कितनी निकल जाएगी, -2 निकल के आएगी। अगर किसी के लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं, लास्ट क्लास में सपोज इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लास्ट क्लास है इसकी थर्ड, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। अब होने भी कितने चाहिए थे, 8 ही चाहिए थे, है भी कितने, 8। तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो कोई डोनेट भी कर सकता है, डोनेट कब करेगा, हाफ से कम होंगे जब। गेन भी कर सकता है, कब होगा, जब हाफ से ज्यादा होंगे। और जब पूरा कंप्लीट है उसका ऑक्टेट, यानी कि लास्ट क्लास पूरी तरीके से भरी हुई है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये कुछ ऑक्टेट रूल के बेस पे वैलेंसी निकालना था। अब ऑक्टेट रूल को 18th नंबर से, यानी कि 18th एटॉमिक नंबर से आगे वाले एलिमेंट्स पे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, उसके 2-3 ड्रॉबैक्स हैं। पहला, ये कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जैसे BF3। अब इसमें क्या होता है कि BF3 में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, लूजिंग, गेनिंग करने के बाद भी जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब इनकम्प्लीट होने के बावजूद BF3 मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना हुआ है, तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 है, होने कितने चाहिए थे रिएक्शन करने के बाद, 8 होने चाहिए थे। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होना। जैसे PCl5 में क्या होता है कि लास्ट वाले जो शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 8 से ज्यादा हो जाते हैं, जबकि 8 ही होने चाहिए। ऑक्टेट रूल तो ये कहता है। और ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसको मतलब कि जस्टिफाई नहीं कर पाता ऑक्टेट रूल। तो इसीलिए इस ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक के बेस पे आगे डेवलप किया गया क्या, सेल या ऑर्बिटल मेथड। अब सेल या ऑर्बिटल मेथड क्या है, आगे जाके साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया कि भाई क्लासेस के अंदर या सेल्स के अंदर भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं, तो उनको उन्होंने कहा सबसेल। अब सेल्स के अंदर सबसेल प्रेजेंट है, और सबसेल अपने पास कितने हैं, सबसेल अपने पास 4 है, S, P, D और F। हर एक क्लास के अंदर सबसेल प्रेजेंट होंगे। अब अगर लाइक जैसे K किस नंबर की क्लास है, फर्स्ट नंबर की क्लास, L सेकंड, M थर्ड और N फोर्थ। अब अगर देखें कि भाई फर्स्ट क्लास के अंदर कितने सबसेल होंगे, एक ही सबसेल होगा, अकेला S। सेकंड क्लास के अंदर 2 सबसेल होंगे, S और P। थर्ड क्लास के अंदर S, P, D और फोर्थ क्लास के अंदर S, P, D, F। अगर फिफ्थ क्लास होती है यहां पर, तो भी यहां पर 4 ही सबसेल रहते, 5S, 5P, 5D और 5F।
सब सेल का काउंट फिक्स है, सब सेल 4 ही है, एस पी डी एफ। सब सेल का जो नंबर है वो केवल 4th क्लास तक इंक्रीज होता है, यानी कि फर्स्ट क्लास में एक ही सब सेल है एस, सेकंड क्लास में दो सब सेल है एस और पी, थर्ड क्लास में 3 सब सेल है एस पी डी, और फोर्थ क्लास में एस पी डी एफ। फिफ्थ क्लास में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर भी एफ तक ही सब सेल रहेगा। ठीक है, अब एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होती है, एस के अंदर मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स का आ सकता है वो है 2, पी सब सेल के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ये याद रखना है, अपन ऑक्टेट वाला सब सेल रूल जब आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन्हीं सब सेल्स के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि किस सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आप सब सेल को इस तरीके से समझ सकते हो, सब देखो सबसे पहले क्या होता है शेल, सेल के अंदर क्या है सब सेल, और सब सेल से आगे क्या आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो सब सेल के अंदर क्या है वो सेल के अंदर है सब सेल के अंदर है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन। सब सेल जैसे किसी भी ऑर्बिटल, यानी कि जो भी ऑर्बिटल होंगे उनमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना कि सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे सेल क्या है फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, सब सेल क्या है रूम ऑफ अ फ्लोर, ऑर्बिटल क्या है सीट्स इन अ रूम, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है जो स्टूडेंट्स उन पर बैठेंगे। और यहां पे याद रखना है कि जैसे सीट जो रूम की है उन पर केवल कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। आगे जाके अभी अपन डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से बैठते हैं। तो अपन को सबसे लिया ऑर्बिटल रूल को समझने के लिए अपन को 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो ऑफबाउ, पाउली और हॉर्न्स का है। अब ऑफबाउ रूल जो है अपन एक एक करके इन सभी को डिटेल में देखते हैं। ऑफबाउ रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, सिंपल। उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। जैसे अभी अपन ऑर्बिटल्स की बात करें, जैसे अपन ने एस को देखा ना, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 2, तो इसके पास ऑर्बिटल कितना होगा 1, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। अगर पी की बात करें तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, यानी कि इसके पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसके पास ऑर्बिटल्स है 3। और डी की बात करें तो डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो इसके पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5, 1 2 3 4, तो 5 ऑर्बिटल्स। और एफ की अगर बात करें, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 14, तो इसके पास ऑर्बिटल्स कितने होंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ के अंदर एस के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, एस के अंदर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो 1 है, पी के अंदर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो 3 है, डी के अंदर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो 5 है, और एफ के अंदर अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो है 7। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितने टोटल है उसका हाफ कर देंगे तो उसी से ऑर्बिटल निकल आता है। तो ऑफबाउ रूल ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन भरने हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो तो भी आगे बताएंगे। लेकिन ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरने हैं, तो जिसकी एनर्जी कम होगी। अब एनर्जी कम होगी ये कैसे पता पड़ेगा, उसके लिए n+l रूल है। अब n+l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसकी वैल्यू कम होगी। अब n क्या होता है l क्या होता है वो देखते हैं। तो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n नंबर डिनोट करता है कि सेल नंबर क्या है, उसकी क्लास कौन सी है। अगर सेल 1 है तो n का वैल्यू 1 है, सेल 2 है तो n की वैल्यू 2 है, सेल 3 है तो n की वैल्यू 3 है। और जो l है उसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है सब सेल के नंबर को। अब सब सेल अगर s है, सब सेल अगर s है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 है, सब सेल अगर p है तो उसके लिए l की वैल्यू 1 है, और अगर सब सेल अगर d है तो उसके लिए l की वैल्यू 2 है, और सब सेल अगर f है तो उसके लिए l की वैल्यू 3 है। तो इस बेस पे l की वैल्यू याद रखनी है, और क्लासेस की वैल्यू तो पहले लिखी होगी। तो अपन अब देखते हैं कि n+l की वैल्यू को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n और l की वैल्यू लिख लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है, और जो स्मॉल है उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि अपन 1s की अगर बात करें, 1s की अगर बात करें तो 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट क्लास है यानी कि n की वैल्यू है 1, और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है 0। दोनों को अगर ऐड कर दे तो n+l की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी।
और ऐसे ही 2s के लिए अगर देखें तो s की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि l की वैल्यू कितनी, 0, और क्लास कौन सी है, दूसरी। दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो n प्लस एल की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरीके से अपन सभी का n प्लस एल की वैल्यू, यानी कि एनर्जी का लेवल को, या एनर्जी किस क्लास की, किस सब सेल की, किस ऑर्बिटल की कितनी है, वो अपन मेजर कर सकते हैं। अब उसी बेस पे जैसे देख रहे होंगे कि ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ पर इस सीक्वेंस में एनर्जी जो नंबर है वो ऊपर वाले छोटे हैं, नीचे वाले ये बड़े हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी कि एनर्जी सबसे कम किसकी है, 1। 1 कौन है, 1s, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो 1s में करेगा। अब बात आती है कि अगर किसी का जो n प्लस एल है उसकी वैल्यू सेम हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है इनकी, यानी कि p और s इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो फर्स्ट अपन इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, जिसके लिए यहां पर जैसे अपन देखें, जहां पर n प्लस एल यानी कि 3p क्लास ली है, 3p में 3n वैल्यू 3 और l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है, 1। अब दोनों को अगर ऐड कर दे तो n प्लस एल की वैल्यू 4 आती है। ऐसे ही 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती। अब दोनों की वैल्यू ही क्या है, 4। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो यहां पर लिखा हुआ है नाउ अप्लाइड सेकंड रूल, लोअर n फिलिंग फर्स्ट, यानी कि n जो जिसका लोअर है। अब n देखो किसका लोअर है, इसके n की वैल्यू कितनी है, 4, और इसके n की वैल्यू कितनी है, 3। तो किसका लोअर है, 3 वाले का। तो 3 में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और 4 वाले में बाद में जाएगा। यानी कि अगर 3p और 4s की बात की जाए तो एनर्जी अपन किसकी कम मानेंगे, एनर्जी मानेंगे 3p की कम। तो ये याद रखना है, जहां पर नंबर सेम हो रहा हो वहां पे कौन सा नंबर देखना है, n का नंबर देखना है, कि n का नंबर किसका छोटा है उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसे ही अगर 4s और 3d का देखें तो 4s, 4 यानी कि इसका n नंबर कितना हो गया, 4s है, यानी कि l नंबर कितना हो गया, 0। दोनों को ऐड कर दें, कितनी वैल्यू आई, 4। 3d के लिए यानी कि 3 क्लास का नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और d है यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 2। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर कितना आया, 5। अब ये 4 है यानी कि इसका काउंट कम है और इसका टोटल ज्यादा है, यानी कि एनर्जी किसकी कम होगी, 4s की कम होगी, किससे, 3d से। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो पहले किस में जाता है, 4s में जाता है। इसी बेस पे अपन ने सीक्वेंस निकाला हुआ है, ये सेकंड रूल, पाउली एक्सक्लूजन। पाउली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऑर्बिटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एस की बात करें, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2, और इसके अंदर ऑर्बिटल कितना होता है, 1। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3। तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगलेट फिर डुप्लेट। ऐसे ही डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10। ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 5। 1 2 3 4, पहले सिंगलेट और फिर डुप्लेट। यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने 2 करने हैं। ये था पाउली। लास्ट जो है वो है हुंड्स। हुंड्स क्या कहता है कि भाई जो अपन जो इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी जो है ऑर्बिटल्स के अंदर, वो सिंगलेट फर्स्ट है और फिर अपोजिट पैरेलल स्पिन वाले भरेंगे जब कोई भी सेल हाफ फिल हो जाएगा। यानी कि जैसे अपन 3d की p की बात करें, p के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और ऑर्बिटल्स होते हैं 3, यानी कि 1 2 3। अब अगर मेरे पास किसी के p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर किसी की p में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, एक से ज्यादा, तो क्या मैं पहले वाले में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दूंगा, नहीं। मैं जब तक इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करूंगा जब तक ये हाफ फिल्ड ना हो जाए। अब जैसे ही 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर भर गए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला फर्स्ट वाले में आके भरेगा। अच्छा, ये मैं अपोजिट स्पिन वाला कहीं पे भी रख सकता था, लेकिन मैं पेयरिंग जब ही करूंगा जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। सेम ऐसा डी के साथ है और सेम ऐसा ही एफ के साथ है। जब तक वो हाफ फिल्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक सिंगलेट ही भरेंगे। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि रिपल्शन को कम करना है। अगर अपन स्टार्टिंग में ही सपोज इस p का 4 है, अगर अपन स्टार्टिंग में ही p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर अपन स्टार्टिंग में ही
इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर भर दें तो इलेक्ट्रॉन्स के पास पास होने की वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि लास्ट वाला एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है उसका। अगर इसको मैं उधर भेज देता तो रिपल्शन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्शन करते हैं, और उससे इनस्टेबिलिटी होगी। तो पहले अपन कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर यानी कि इंडिविजुअल एक एक ऑर्बिटल में भरे, और जब सारे ऑर्बिटल हाफ भर जाए देन अपन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये था हॉर्न्स रूल। तो अब अपन देखते हैं कि ऑर्बिटल्स या सबसेल किस तरीके से n+l के बेस पे, लोअर एनर्जी के बेस पे किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो वो अरेंजमेंट अपन को मिलता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब यहाँ पर 4s पहले आया हुआ है क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू 4 है, और 3d की जो n+l की वैल्यू है वो है 5, क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू होगी वो होगी 3 और d की वजह से l की वैल्यू जो होगी वो होगी 2, दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा 5, यानी कि 5 जो है वो है बड़ा है। तो इसीलिए जो 4s यानी कि फोर्थ क्लास का s पहले आएगा और 3d बाद में आएगा, क्योंकि n+l की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, n+l की वैल्यू 4s की कम है। इसी तरीके से सीक्वेंस अरेंज है। अब अपन देखें यानी कि लाइन से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने, 1s में 2 भरने हैं, 2s में s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पहली क्लास का हो चाहे दूसरी क्लास का हो। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 भरने हैं, लेकिन अभी अपन देख किसका रहे हैं, ऑक्सीजन का। अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए अगर ऐसे याद ना रहे तो उसको याद अपन इस तरीके से रख सकते हो। वन में 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p और 3d, और 4 में 4s 4p 4d और 4f। अब इसको अरेंजमेंट जो है याद करने के लिए वो कुछ इस तरीके से, यानी कि इसे इस तरीके से कट डाउन करो, फिर इसे इस तरीके से, इसे 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 देन इसे इसे। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट जो कट रहा है वो कौन कट रहा है, 1s, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1s। देन जो सेकंड नंबर पे है वो है 2s, थर्ड नंबर पे पीछे से जाके इस तरीके से वो कौन है 2p, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2p। फिर कौन है 3s, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3s। देन फिर से पीछे के फिर कौन लिखा हुआ है 3p, इसीलिए यहाँ पे क्या है 3p, 3p के बाद क्या है 4s। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन ये निकला कैसे है ये सीक्वेंस, वो निकला है n+l के बेस पे कि किसकी एनर्जी लो है वो पहले रखा हुआ है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है n+l की वैल्यू ज्यादा है वो बाद में रखा हुआ है। अब अगर चाहे फर्स्ट क्लास का एस हो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने, 2, दूसरे क्लास के एस में भी कितने भरने, 2, पी में कितने भरने होते 6, 2 एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 2 वो 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6 और एस में 2। तो एस पी डी एफ में जो काउंट था इलेक्ट्रॉन्स भरने का वो सबके लिए सिमिलर लगेगा चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो। अब यहाँ पर याद के इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी कैसे है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अपन ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 8। अब अपन को 8 इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस में डिवाइड करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करने हैं तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 जैसे ही इसके अंदर भर गए अपन किस पे गए 2s में, 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 आ गए। अब अपने पास बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 खत्म हो चुके। ये जैसे ही भरा अपन इस पे गए, इसमें कितने बनने थे 6, लेकिन अभी अपने पास बचे कितने हैं 2। तो अभी इसका सीक्वेंस क्या निकल गया 1s2 2s2 2p4। ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, क्लास नंबर 2 के p सब सेल के अंदर गया है। देन अपन देखें एग्जांपल सोडियम का, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट किस में जाएंगे 1s में गए, 1s भी भर गया, देन 2s में गए, 2s भर गया, देन 2p में गए, 2p में भी 6 हो गए, देन 1 बचा वो किस में जाएगा 3s में जाएगा। तो इसका सीक्वेंस 1s2 2s2 2p6 3s1 निकल गया है। ऐसे ही अगर एग्जांपल लें कैल्शियम 20 नंबर पे आता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 20। तो 1s में 2 भरे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में और लास्ट 4s में कितने हो गए 2। इन सबको अगर इनके काउंट को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से मिलता है। अब
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो मैंने यहाँ पर 1 to 15 और 16 to 30 यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत जो आती है, एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन इस जगह पर है और एक एक्सेप्शन इस जगह पर है। अब एक्सेप्शन कैसे है? अब एक्सेप्शन इस वजह से है कि अगर नॉर्मली यहाँ पे भरते हैं तो यहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो इनर सेल है वो कौन है? 3D। अब इनर सेल जो होता है स्टेबल, या तो वो हाफ फिल्ड हो तो मोर स्टेबल होगा, फुल फिल्ड हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फुल फिल्ड जो सब सेल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड उससे कम, और जो बाकी बच जाता है वो उन सबसे कम होते हैं स्टेबल। अब कोई भी सबसेल इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ऑक्यूपाई करना चाहता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। अब क्योंकि इसका जो नॉर्मल सीक्वेंस जो होना चाहिए था, नॉर्मल सीक्वेंस जो यहाँ पे होना चाहिए था वो 4s2 और 3d9 होना चाहिए था, लेकिन अंदर वाले जो सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9। अब हुआ क्या कि बाहर वाला जो सबसेल था इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? अंदर वाले सबसेल में चला गया, और इस वजह से ये कितने हो गए? 10। अब जैसे ही डी में 10 हुए वो क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली अगर फिल्ड हो गया तो वो क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। सेम केस यहां पर है। यहां पर होना क्या चाहिए था? 4s2 3d4। अब ये स्टेबिलिटी यानी कि हाफ फिल्ड होने से कितना कम है? 10 होने चाहिए थे। हाफ फिल्ड होने के लिए कितना चाहिए? 5। या तो हाफ फिल्ड हो जाए या फिर फुल फिल्ड हो जाए। अब हाफ फिल्ड करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? 3d में, इसीलिए ये क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, इनको याद रखना, ठीक है। और वैलेंसी सेम उसी तरीके से निकालनी है कि भाई जो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन अगर हाफ से भी कम है तो डोनेट कर देगा, हाफ से ज्यादा है गेन कर लेगा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्यों, कहां, किस वजह से रखा गया। जैसे ये फर्स्ट दो जो रोस हैं वो एस ब्लॉक की है। किसकी है? एस ब्लॉक की। अब ये एस ब्लॉक में कैसे है? जो एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाता है वो सबको एस ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। अब जिस क्लास में है और जिस नंबर पे, यानी कि किसी के लास्ट क्लास में 1s आ रहा है, यानी कि एस में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वो सारे इस लाइन में रखे हुए। अगर किसी के लास्ट क्लास एस के में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो इसमें रखे हुए। इसी तरीके से इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक क्यों कहा है? क्योंकि इन सब एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी सबसेल के अंदर जा रहे हैं। और डी सबसेल में जितने नंबर पे जा रहे हैं, यानी कि अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले नंबर पर रखा हुआ है, डी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, डी में अगर 3 नंबर है तो तीसरी लाइन पर रखा हुआ है। ऐसे ही ये जो है वो है पी ब्लॉक। अब इसे पी ब्लॉक क्यों बोला है? क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी ब्लॉक के अंदर, पी सबसेल के अंदर जा रहा है। पी सबसेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट लाइन में रखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी लाइन में है, 3 इलेक्ट्रॉन है तीसरी लाइन में रखा हुआ है। अब यहां पर से डी ब्लॉक में से ही इन दोनों जगह से अपन ने कुछ एलिमेंट्स को निकाल के यहां पर रखा हुआ है। इन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? डायरेक्ट 14 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बढ़ते हैं तो ये बहुत डिसअरेंज हो जाती है, तो उनको नीचे निकाल के रखा हुआ है। इन सब के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? कौन से सब ब्लॉक सबसेल के अंदर गए हुए हैं? वो एफ सबसेल के अंदर गए हुए हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे एस में ये जो है 1s, यानी कि पहली क्लास, और एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो वो कहां रखा होगा? पहले नंबर पे रखा होगा। ये देखो पहले नंबर पे पहली लाइन में रखा हुआ है हाइड्रोजन। देन अगर देखें यहां पर कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन कहां है? पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पी ये स्टार्ट हो रहा है और दूसरी लाइन में सबसे पहले कौन रखा हुआ है? कार्बन रखा हुआ है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल के अंदर जाएगा उसे वहां रख दिया जाएगा।